लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास पढ़ेंगे और हिस्ट्री की पहली क्लास में हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे और एंशिएंट इंडिया में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जो अननोन से स्टार्ट होता है और अननोन से लेकर हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2500 BC तक का टाइम पीरियड को हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में हम 3 पीरियड पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है 9 से लेकर 8000 BC और मध्यपाषाण काल 8000 BC से लेकर 4000 BC के बारे में पढ़ेंगे और 4000 BC से लेकर 2500 BC तक हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। आज हम हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पुरापाषाण काल के बारे में। और पुरापाषाण काल वो काल जो 9 से लेकर 8000 BC तक का ईयर था, जब आदिवासी हुआ करते थे। और आदिवासी आप देखते हो, आप 10वीं तक के क्लास में हम बहुत सारे पाठ पढ़े हैं और उन पाठों में हमने लेसनों में हमें आदिवासी के बारे में पढ़ा था। और पुरापाषाण काल में हमने देखा है कि जो आदिवासी है पत्थरों को रगड़ते थे और आग जलाने का आविष्कार किया था। ये वही पुरापाषाण काल है जिसमें आदि मानव ने आग की खोज की थी। पहला पॉइंट वही मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आदि मानव ने इसी काल में आग की खोज की। और आग की खोज करने के बाद उसने अपने शिकार के लिए कुछ औजारों का प्रयोग किया और वही औजार किसने बनाए? आदि मानव ने। इसी काल में औजारों का एक प्रकार से कह सकते हैं औजारों की खोज हुई, औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। जो ये औजार बनाए गए ये पूरे, जैसे हम कह सकते हैं पूरे हैवी औजार थे। और इन हैवी औजारों में एक जैसे हमारी एक हैंड एक्स एग्जाम्पल औजारों का हैंड एक्स कह सकते हैं हम, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर्स, हैंड एक्स, स्क्रैपर्स और एक क्लीवर्स औजार होता है। ये औजार इसी पुरापाषाण काल की देन है। और जो ये औजारों के एक प्रकार से जो अवशेष मिले हैं वे 3 नदियां हैं जहां से हमें इनका अवशेष मिला है। एक तो नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी का सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। सोवन नदी घाटी और एक और बेलन नदी घाटी। जो ये 3 घाटियां हैं इन्हीं के तटों पर एक प्रकार से जो ये औजार की एक प्रकार से खोज हुई, ये औजार मिले हैं इन 3 नदियों की घाटियों पर या घाटियों के आसपास में मिले हैं। जो सोवन नदी घाटी है ये पड़ती है पंजाब में और बेलन नदी घाटी हुई यूपी के अंदर। पुरापाषाण काल में ही हमें कुछ गुफा चित्रकारी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी काल में हमने कुछ गुफा चित्रकारी के
अवशेष भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए। और जो भीमबेटका गुफा है सभी को पता है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश एमपी। ये था हमारा पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के बाद जैसे ही पूरा पाषाण काल से हम मध्य पाषाण काल में गए, और जो ये हथियार थे जो पूरा पाषाण काल में बने थे, एंड स्क्रैपर्स, क्लीवर्स, ये पूरे हैवी, मतलब कह सकते हैं भाई इन हथियारों में बहुत वजन था, और वजन के कारण इनको उठाने में बहुत परेशानी आती थी। इन औजारों का साइज थोड़ा छोटा कर दिया, और छोटा करने के कारण जो ये पूरा पाषाण काल है इसको कहते हुए हम माइक्रोलिथिक काल। जैसे ये औजार छोटे होते ये काल, नया काल आ गया जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य का पाषाण काल जैसे ये हथियार छोटे हुए, जैसे ये औजार छोटे हुए, और छोटे को कहते हुए माइक्रो, और मध्य पाषाण काल को कहते हुए मध्य पाषाण काल को, जो हम 8000 BC से लेकर 4000 BC के बीच पढ़ेंगे। और मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ पीरियड भी कहेंगे अभी, क्योंकि ये वही काल है जब हथियारों का जो साइज है वो छोटा हो गया, और हथियारों का साइज छोटा होने के कारण इसे हम माइक्रोलिथ पीरियड भी कह सकते हैं। और इसमें पहला पॉइंट तो क्या हुई, जो औजार पूरा पाषाण काल में बने थे उनका आकार छोटा हो गया, इसलिए इसको कहना हुई माइक्रोलिथिक पीरियड। और इसके बाद इसी काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। इसी काल में मनुष्य ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, और पशुओं को पालने की जो स्टार्टिंग है, ये जो हमें अवशेष मिले हैं पशुओं के, ये मिले दो जगह से। एक तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, और एक राजस्थान या राजस्थान के बागों से। ये दो ऐसे स्थान है जहां से हमें पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। और पशुपालन की जो शुरुआत है वो थी मध्य पाषाण काल में, और इसी काल में हमें मानव अस्थि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इसी काल में मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। जो ये साक्ष्य मानव अस्थियों के जो साक्ष्य मिले हैं वे मिले हैं यूपी के प्रतापगढ़ से। यूपी के प्रतापगढ़ के, और प्रतापगढ़ का एक नगर है सराही नगर, या
सिरोही। सिरोही नगर से हमने जो मानव अस्थि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं और ये प्रतापगढ़ के सिरोही नगर स्थान से मिले हैं। एक के बाद हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ये हुआ जैसे ही कृषि की शुरुआत हो गई और कृषि की शुरुआत होने के कारण एक प्रकार से मानव का विकास हुआ और मानव का विकास जैसे आदि मानव था उसमें थोड़ी समझ बूझ आई। समझ बूझ आने के कारण उसने अपनी कृषि का शुरुआत कर दी और कृषि की जैसे शुरुआत करी उसने जो सबसे पहले कृषि बोई वो बोई जौ, गेहूं और कपास। ये उनके तीन मुख्यतः तीन खेती रही हैं। लिखो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का है। और नवपाषाण काल में हम पहले पॉइंट पढ़ेंगे नवपाषाण काल का कृषि की शुरुआत हुई। याद रखना पशुपालन जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मध्य पाषाण काल में और कृषि की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में। और जो सबसे पहले कृषि बोई गई वो बोगी जौ की। जौ के बाद आ सकता है गेहूं और कपास। ये मैं तीन कृषि की बोने की शुरुआत करी थी नवपाषाण काल में। और जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं ये कृषि के साक्ष्य हमें मिले हैं मेहरगढ़। ये जो साक्ष्य मिले हैं ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में साक्ष्य मिले हैं कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। और जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई सबसे पहले बोई गई जौ, फिर गेहूं और फिर कपास। और यहीं पर हमें कुछ चावल के अवशेष मिलते हैं। चावल के अवशेष हमें इलाहाबाद के कोल्डिवा नामक स्थान से हमें चावल के अवशेष मिले। याद रखना भी कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है और नवपाषाण काल में ही मानव ने गेहूं, जौ और कपास बोने की शुरुआत करी। और जो ये गेहूं, जौ और कपास के जो साक्ष्य मिले हैं ये मेहरगढ़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले ये अवशेष। और हमें चावल के अवशेष भारत के कोल्डिवा कहाँ हुई इलाहाबाद के कोल्डिवा नामक स्थान से हमें चावल के अवशेष मिले हैं। और यहीं पर हमें एक अवशेष और मिले हैं मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां। जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां नवपाषाण काल में ये अवशेष मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो कुत्ता है वो मानव का पालतू हुआ करता था। और जैसे
किसी भी लोग के मालिक की मृत्यु हो जाया करती तो उसकी मृत्यु के बाद उसे दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को भी उसके मालिक के साथ दफना दिया करते। इसलिए कहते हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां की जो साक्ष्य मिले हैं वो नवपाषाण काल में मिले हैं, और जो ये मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान पर। ये जो साक्ष्य मिले हैं ये जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान पर मिले हैं। ये बात याद रखना, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई और जो सबसे पहले कृषि हुई गई वो मेनली जो बोई गई थी। और एसएससी एसएसएससी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आती हैं कि भाई मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल बोने की शुरुआत करी थी। तो भाई ऑप्शन में अगर जो है तो हम फर्स्ट ऑप्शन जो को ही सिलेक्ट करेंगे, अगर जो नहीं है तो हम क्यों पे जाएंगे, और क्यों भी और जो भी दोनों नहीं है तो हम फिर कंपास पे जाएंगे। ठीक है। और चावल के जो फर्स्ट साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद के गोल्डिया स्थान से मिले हैं, और मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां जो मिली है जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान से मिली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, इसको याद रखना। और इसके बाद 3000 BC में शुरुआत हुई फर्स्ट धातु की, और जो फर्स्ट धातु की जो शुरुआत हुई वो का नाम है तांबा। याद रखना भाई, तांबा का इस्तेमाल मनुष्य ने सबसे पहले यूज किया था, और जैसे ही तांबे की शुरुआत हो गई, तांबे की शुरुआत के बाद आराम से मनुष्य ने लिपियों की भी शुरुआत कर दी, और जैसे ही लिपियों की शुरुआत हो गई तो हमारा जो प्रागैतिक काल था वो समाप्त होता है, और भी एक नया काल का उदय होता है। इसके बाद आराम से 3000 BC के बाद स्टार्ट हुई 2500 BC के आस पास लिपियों की शुरुआत। जैसे ही लिपियों की शुरुआत हो गई प्रागैतिक काल खत्म और एक नया काल आरंभ, आगे ऐतिहासिक काल जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये काल उसमें आया या नहीं आया, हम एक बार मोटा दोबारा रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा प्रागैतिक काल, और प्रागैतिक काल में हमने सबसे पहले पढ़ा पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है वो हमने पढ़ा 9 से लेकर 8000 BC। जो पुरापाषाण काल है इसमें आदि मानव ने आग की खोज कर दी, और आग की खोज पत्थरों से की थी। और जैसे ही आग की खोज हुई तो उसने पत्थरों से ही हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए, और जो हथियार थे वो थोड़ा वेटली हथियार थे, मतलब भारी हथियार थे। और हथियार कौन से थे? एंड एक्स, क्लेवर्स, और क्लेवर्स के साथ साथ एक और याद रखना स्क्रीपर्स। तो ये हथियार थे, स्क्रीपर्स था, क्लेवर्स था, और स्क्रेपर्स कह जा, स्क्रीपर्स कह जा, या क्लेवर्स, हैंड एक्स, जो ये हथियार थे ये बहुत ही भारी हथियार थे। और आगे चलकर ये हथियार छोटे होंगे मध्यपाषाण काल में। और जो हथियारों के साथ से मिले हैं ये 3 नदियों की घाटियों में मिले हैं। एक तो सो नदी घाटी, बेला नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। मैंने बता दिया नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में, सोवन नदी घाटी पंजाब में, और बेला नदी घाटी कहाँ है? यूपी के अंदर। और इसके बाद मैंने बताया जो पुरापाषाण काल है, यहाँ से मैं
कुछ गुफा चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं, और जो गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं वे मिले हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक गुफाओं से। इसके बाद जो हथियार पुरापाषाण काल में बने थे, जो बहुत ही हैवी हथियार थे, उठाने में बहुत मुश्किल आती थी, उन हथियारों का साइज छोटा हो गया, और मध्य पाषाण काल को इसलिए हम एक प्रकार से छोटा को माइक्रो को वहाँ और माइक्रोलिथ पीरियड हम मध्य पाषाण काल को कहा। याद रखना, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड भी कहा। याद रखना, जो हथियारों का आकार छोटा हुआ उसी के कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड कहा। ठीक है। और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई, और पशुपालन की शुरुआत जो हुई और जो उसके साक्ष्य मिले हैं वे दो जगह से मैंने बताए, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से। मानव अस्थि के भी साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले हैं, और मानव अस्थि के जो साक्ष्य मिले हैं वे यूपी के प्रतापगढ़ के सराही नाहर नगर से मिले हैं, और सराही नाहर नगर कहाँ पे? प्रतापगढ़ यूपी में। इसके बाद आगे भी हम नव पाषाण काल में, पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हो गई, और कृषि की शुरुआत हुई नव पाषाण काल में। और जो कृषि की शुरुआत हुई उसमें जो सबसे पहले जो कृषि बोई गई थी वो बोई गई थी, तो सबसे पहले बोई गई थी, अगर जो ऑप्शन में ना दिखे तो गेहूं, और ये दोनों भी ना दिखे तो फिर हम आ जाएंगे कपास। मैं लिए 3 कृषि आती हैं, जो गेहूं और कपास। ये जो साक्ष्य मिले हैं ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं, और भाई एक चावल के अवशेष मिले भी नव पाषाण काल से, और इलाहाबाद के कोल्डिवा नामक स्थान से हमें चावल के अवशेष मिले। मानव काल के साथ कुत्ते की भी अस्थियां प्राप्त होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मानव था और मानव का जो पशु एक प्रकार से कह सकते हैं जो पालता था वो कुत्ते को पालता था, उसका मालिक जो कुत्ता है कुत्ते का मालिक मानव होता था। जैसे ही मानव की मृत्यु हो जाती थी तो उसके कुत्ते को भी मारकर उसके साथ दफना दिया जाता था, और इन्हीं के दोनों कंकाल हमें कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर के बुर्ज नामक स्थान से। और याद रखना, इसी काल में 3000 BC में शुरुआत हुई मानव ने फर्स्ट धातु जो यूजुअली कौन सी ली? तांबा, और आराम आराम से 2500 BC तक आते आते मानव ने लिपियों की शुरुआत कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जैसे ही लिपियों की शुरुआत हो गई तो हमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, ये खत्म, और आगे ऐतिहासिक काल स्टार्टिंग होता है। इसे कहते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसको कहते हैं हम हिंदी में आगे ऐतिहासिक काल। जो आगे ऐतिहासिक काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो मेनली 2500 BC से स्टार्ट होता है, और 2500 BC से लेकर हम इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो सिंधु घाटी से बता है हड़प्पा है, ये इसी में पढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी से बता है हड़प्पा है, ये किस में पढ़ते हैं भाई? इसी में पढ़ते हैं। और याद रखना, ये जो वैदिक युग है वो भी एक प्रकार से मेनली इसके बाद ही आता है। वैसे वैदिक युग में कह सकते हैं, मतलब वैदिक जो पीरियड है वो इसमें कह सकते हैं, लेकिन उसको अलग से भी मेंशन किया गया है। ठीक है ना? मेनली इसको जो हम पढ़ रहे हैं इसमें
एक तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी और हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, ये किसमें पढ़ेंगे? अव्यय ऐतिहासिक काल में। अव्यय ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सभी को पता है 2500 से लेकर 1750 जो बीसी का टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी से बताता है। और कई विशेषज्ञों का ये कहना है जो सिंधु घाटी से बता है ये एक स्थान में है, हड़प्पा सिंधुदुर्ग बहुत से हैं, इसलिए हम 200 से पहले स्थल खोजा गया था ना हड़प्पा, उसी के नाम पर हम पूरे सिंधु घाटी से बता को हड़प्पा स्थल में कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। याद रखना भाई मेनली जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें हम सिंधु घाटी हड़प्पा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ो एक बार। हमने पता भी जो पहली रेल चली थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में प्रथम यात्री रेल चलाई गई, प्रथम यात्री रेल चलाई गई। और जो ये प्रथम यात्री रेल चली ये दो स्थानों के बीच 34 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। और दो स्थान कौन कौन से? मुंबई से थाने के बीच में। और मुंबई से थाने के बीच में इसने 34 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। प्रथम यात्री रेल थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी और इसका नाम क्या था भाई? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। जैसे ही रेल चली, रेल के बाद फिर रेल का विस्तार हो गया। ये रेल का विस्तार होते होते पटड़ियां बिछी। पटड़ियां बिछने के लिए जो टीले आए सामने, टीलों को तोड़ा, पहाड़ों को तोड़ा। ठीक है, नीचे गुफा बनाई गई। मतलब इस प्रकार से ये रेल चली। और जैसे ये टीले तोड़े तो वही आराम से कुछ अवशेष मिलने लगे। ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग में तो अवशेष कम मिल रहे थे, लेकिन ज्यादा टीले तोड़ते गए तो भी ये अवशेष ज्यादा मिलते गए। एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो अवशेष मिले थे, जो टीलों को तोड़ने से जो अवशेष मिल रहे थे भाई, ये देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने और इन अवशेषों पर थोड़ी मोटी रिसर्च करी। और रिसर्च करने के बाद वो डलहौजी के पास गया। डलहौजी के पास जाकर उसने कहा मुझे ये प्रतीत होता है कि जो ये पुराने राज है इनको हम नहीं जानते और ये पुराने राज हमारी जो धरती है उसके अंदर दफने हुए हैं और इससे एक नई दुनिया का आभाव होता है। लेकिन डलहौजी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, सभी बातों को क्या कर दिया? नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और याद रखना जो पुरानी जो रिसर्च है, अवशेष है, सबसे पहले जो रिसर्च करने का काम किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या उपाधि देते नोट करा भाई? क्या उपाधि देवा इसने? आर्कियोलॉजी पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या वहाँ भारतीय पुरातत्व ऐसे कह लो, पुरातत्व जो भी पुरातत्व ASI है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व का पितामह
इसे को वहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा। ठीक है, याद रखोगे भी। याद रखना, जो डलहौजी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। इसके बाद आया कैनिंग 1856 में आ गया था। और कैनिंग के पास फिर कौन गया? अलेक्जेंडर कनिंघम गया। उसके सामने अपनी बात रखी कि भाई जो भी ये अवशेष मिल रहे हैं, इससे ये अनुभव हो रहा है कि हमारी धरती के नीचे बहुत से राज्य छिपे हुए हैं और इन राज्यों को हम पता लगाना चाहूँगा, प्लीज हेल्प। ठीक है, लेकिन क्या किया भाई कैनिंग ने भी थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ा बहुत इस पर काम भी किया। और कैनिंग ने ही पहला जो एक प्रकार से पुरातत्व संग्रहालय है उसकी स्थापना करवाई। और पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कहाँ करवाई? दिल्ली के अंदर। ठीक है, मतलब कैनिंग ने क्या करवाया भाई? कैनिंग ने पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करवाई। और पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कहाँ करवाई? नई दिल्ली में। ठीक है, समझ में आई हुई। और तो याद रखो भी, तो ये पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करवाई थी ना, ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करवाई थी कैनिंग ने। यही क्या भाई? पूरे भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कैनिंग ने पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कहाँ करवाई? नई दिल्ली में। और यही भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कैनिंग ने क्या कहा भाई? जो भी अवशेष मिले उनको बाहर रख दो इसी संग्रहालय। आगे चलकर कैनिंग ने क्या किया? जो इम्पोर्टेंट जो अवशेष थे, जो कीमती अवशेष थे, वे तो कहाँ भेज दिए? ब्रिटेन। और जो किसी काम के अवशेष नहीं थे वे कहाँ पर रखवा दिए? इसी संग्रहालय में। ठीक है, इसने भी इतना काम नहीं किया। इसके बाद 1899 से 1905 एक नया वायसराय आया हुआ है। और उस वायसराय का नाम क्या था भाई? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को ही भारत का सबसे बदनाम वायसराय माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? लॉर्ड कर्जन को सबसे बदनाम वायसराय माना जाता है। और जो लॉर्ड कर्जन है ये अपने आप में क्या था भाई? आर्कियोलॉजिस्ट था। क्या था ये एक क्या था? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट था। और जो भी संग्रहालय में अवशेष थे उन पर इसने क्या दिखाई? दिलचस्पी दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया। और उन अवशेषों को अपने कंट्रोल में लेकर इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी। कौन से डिपार्टमेंट की? ASI, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट आज भी भारत में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसी को क्या कहूँ? आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, क्लियर हो गया?
एएसआई की स्थापना करने के बाद इसने दो टीम गठित करी। पहले तो इसने क्या किया, इसने इस एएसआई का चेयरमैन घोषित कर दिया और इस एएसआई का आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना कौन, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने क्या किया, दो टीमें बनाई। एक टीम का तो अध्यक्ष बनाया दयानंद सैनी को और एक टीम का अध्यक्ष बनाया आर.डी. बनर्जी। एएसआई का चेयर पर्सन बना सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने दो टीम गठित की। जो फर्स्ट टीम थी उसका तो अध्यक्ष बना भाई दयाराम सैनी। और जो दूसरी टीम है उसका अध्यक्ष बना आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। दयाराम सैनी ने अपनी साइट पर मतलब एक प्रकार से इनकी साइट बांट दी, भाई तू वहां पर काम करेगा, तू वहां पर काम करेगा। और दयाराम साहनी ने किसकी स्थापना करी 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे एक स्थल खोज दिया और उस स्थल का नाम क्या भाई हड़प्पा सभ्यता। और 1922 में आर.डी. बनर्जी ने एक स्थल खोज दिया सिंधु घाटी नदी के किनारे पाकिस्तान में ही मौजूद है। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। किस नदी के किनारे भी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, 1922 में दयाराम सैनी हो गया, राखल दास बनर्जी ने मौन दोदड़ो की खोज की। और मौन दोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये दोनों सभ्यता ही क्या कहलाई लास्ट में, सिंधु घाटी की सभ्यता। और कहा जाता है कि अब ये पता लगाया गया कि सभ्यता कहाँ कहाँ है, और ये पूरे के पूरे भारत जो, और भारत के जो उत्तर पश्चिमी एरिया में क्या मिली, सिंधु घाटी सभ्यता। माना जाता है कि जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत में उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में मिली। और जो ये सिंधु घाटी से बताया भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में मिली है, ये माना जाता त्रिभुज के आकार की है। कैसे आकार की है?
त्रिभुज के आकार की है, ठीक है। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में, जैसे रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में तो कहा गया हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो कहा गया सिंधु नदी के तट पर, हरियाणा में जैसे राखीगढ़ी, बनावली, धोलावीरा गुजरात में, इस प्रकार से अलग अलग नाम रखा गया, ठीक है। ऐसा कहा गया लास्ट में जाकर ये निष्कर्ष निकला, जो हमने स्टार्टिंग में जो सभ्यता खोजी थी ना हड़प्पा, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मोहनजोदाड़ो पढ़ा सारे को एक ही नाम दे दे और इसको हम क्या कहेंगे, हड़प्पा। लास्ट में निष्कर्ष निकला था, लेकिन हम अलग अलग पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदाड़ो पढ़ा, सिंधु पढ़ा, बनावली पढ़ा, राखीगढ़ी पढ़ा, ये बाद में एक ही निष्कर्ष निकला था क्या भी सारी जितनी भी सभ्यता मिली है और जो हमें पहली सभ्यता मिली थी ना हड़प्पा, उसी का नाम दे दे, ठीक है ना। जैसे हमने बताया, तो इससे बता है ये किस आकार की मिली है भाई, भारत में त्रिभुज के आकार की, ये त्रिभुज के आकार की है। ये देखो, जैसे नॉर्थ में मिली है या साउथ में मिली है, ईस्ट में मिली है और वेस्ट में मिली है, इसका विस्तार देखो। जो नॉर्थ में विस्तार है इसका, वो वहां तक है, नॉर्थ में जो विस्तार है वो कहां तक है, मांडा तक, और मांडा की तय जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे, कहीं पे पेपर में आ जाए, चेनाब नदी। ये तो हो गया नॉर्थ। साउथ में देखो, साउथ में एक स्थान है देमाबाद, देमाबाद है महाराष्ट्र में, और जो देमाबाद महाराष्ट्र में है वो किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। अब आ जाओ ईस्ट में, ईस्ट में एक स्थान है यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर जो स्थान है उसका नाम है आलमगीर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में, और कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अब एक हो रह गया, इसके बाद वेस्ट, और वेस्ट में कौन सा स्थान भाई, सुतकांगेड। सुतकांगेड और पाकिस्तान में कौन सी नदी के किनारे, दास नदी के किनारे। ये जो से बताए हैं, ये प्रकार से किस आकार में थी, त्रिभुज के आकार में, याद रखियो। और इसका भारत में कहां से कहां तक विस्तार है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर मांडा तक, और साउथ में देमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी तक, और वेस्ट में सुतकांगेड और पाकिस्तान तक। और नदियों के नाम भी याद रखना, नॉर्थ में मांडा जो चेनाब नदी के किनारे, देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, आलमगीरपुर इंडन नदी के किनारे, और सुतकांगेड और दास्त नदी के किनारे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आज की क्लास इतनी रहेगी और आगे हम करेंगे कल। यह आज हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी, ठीक है।